मैं श्री शरद विवेक सागर जी को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्री शरद विवेक सागर जी। मैं सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। मैं मंच पर आसीन स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, मैं स्वामी नित्याज्ञानंद जी महाराज, जो भी सभागार में उपस्थित हमारे सन्यासी वृंद हैं, हमारे श्रोतागण हैं, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं आज के सम्मेलन में, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रायपुर में इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हूं और विषय है युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। मुझे लगता है आप किसी भी कार्यक्रम में जब जाते हैं तो सभी वक्ताओं को सुनना चाहिए और ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है। अभी तक सभी वक्ताओं को सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आप कह सकते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत आज से ही नहीं, 150 साल से कह सकते हैं कि स्वामी जी रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में जिस प्रकार की भूमिका उनके विचारों की, उनके द्वारा प्रेरित राष्ट्र निर्माताओं की, क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की रही है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं असमंजस में था कि यहाँ आऊँ तो बोलूँ क्या। मेरी एक बुरी आदत है, मैं भाषण लिखता नहीं हूँ, अंग्रेज़ी के या हिंदी के। प्रयास रहता है कि जब जाऊँ तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखकर कुछ विचार रखे जाएं। तो और आज तो मैंने बाकी लोगों को सुन ही लिया तो मैं और भी हतप्रभ हो गया कि अब बोलने के लिए बचा क्या है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि आप में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो युवा वर्ग से हैं और आपको लगता होगा कि किसी को ओबामा ने बुलाया या सदी के महानायक ने बुलाया, किसी ने कुछ किया, तो भाई इसने कैसे किया। तो मैं उससे प्रारंभ कर सकता हूं अपनी बातचीत। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं, ये तो सच है। मेरे लिए स्वामी जी मेरे जन्म के पूर्व से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। मेरे जन्म के पूर्व मेरे पिताजी रामकृष्ण मिशन आश्रम लाइब्रेरी पटना जाया करते थे पढ़ने के लिए और उन्हें एक दिन ऐसी प्रेरणा आई कि वो या तो सन्यासी बनेंगे रामकृष्ण मिशन में, नहीं तो अगर गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा तो अपने बच्चों का नाम स्वामी विवेकानंद पर रखेंगे और बचपन से उन्हें स्वामी जी के विचार देंगे। तो आजकल तो नाम YouTube और गूगल देखकर भी तय होता है। मेरा नाम रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य उपन्यास देखकर तय हुआ होगा। पिताजी ने ऐसा तय किया, बड़े भाई का भी मेरा भी, कि सागर ईश्वरचंद विद्यासागर से, जिन्होंने स्वामी जी के शिक्षा में बहुत कम उम्र के जब स्वामी जी थे तो उन्होंने एक भूमिका निभाई, विवेक स्वामी विवेकानंद से, और शरद, क्योंकि मैं शरद ऋतु में पैदा हुआ और ऐसा विश्वास था कि एक ऐसा शरद तैयार कर पाएंगे स्वामी जी के विचारों से जो कि विवेक का सागर होगा। तो ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है ये बहुत गंभीर विषय है। आजीवन इस नाम के साथ चलना और कभी विवेकहीन बात हो गई तो फिर सामने वाले बोलेंगे पिताजी ने नाम तो रखा था विवेक सागर। परंतु इस प्रकार से जब हम बड़े होने लगे तो स्वामी जी, ठाकुर माँ स्वामी जी के विचार, हम जिन भी किराए के घरों पे रहते थे, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, बिहार के, वहाँ पर सारे स्वामी जी, ठाकुर माँ शारदा के विचार लगे हुए थे और हम सुबह उठते थे, इन विचारों को पढ़ते थे, काम में लग जाते थे। स्वामी जी को देखकर मैं जब बहुत कम उम्र का था तो एक भाव आता था, और हमारे घर में टीवी नहीं था, तो स्वामी जी को देखकर मन में मेरे जो विचार आया, ये उस समय मन में आता रहता होगा, उसे मैं संप्रेषित कर पाया हाल फिलहाल में। मुझे एक बार हमारे अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष महाराज हैं स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज, उन्होंने पूछा कि जब इतने छोटे थे तो स्वामी जी को देखते कैसे थे। तो मैंने सोचा एक 10-20-30 सेकंड और उसके बाद मैंने कहा कि महाराज, मैं जब छोटा था तो मैं स्वामी जी को सुपर हीरो की तरह देखता था। मैं सुपर हीरो क्यों? तो सुपर हीरो इसलिए क्योंकि पूरे देश में अंधकार छाया हुआ था, पूरे देश में निराशा छाई हुई थी, पूरा देश गुलामी में था। एक व्यक्ति अपने विचार से,
अपने जीवन से, अपने पूरे के पूरे जीवन मार्ग में हर प्रकार के समर्पण से अगर उस निराशा में आशा की किरण जगा रहा था, एक व्यक्ति जो उस गुलामी में स्वतंत्रता की बात कर रहा था, एक व्यक्ति जो दूसरे पे आश्रित होने की जगह आत्मश्रद्धा की बात कर रहा था, तो वो स्वामी जी थे। जब पिताजी से सुनते थे तो बहुत चीजें तो नहीं समझ में आती थी, पर यह समझ में आता था कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी शिकागो में उनका भाषण हुआ था और लोग ताली बजाते रह गए। वो भाषण आज भी जिंदा है। तो लगता था कि पड़ोस में कोई व्यक्ति थे जो गुजरे थे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, उन्हें तो घर वाले भुला गए हैं। ये कैसे महामानव हैं जिनके भाषण को 150 साल तक याद रखते हैं, जिनके भाषण को 100 साल तक याद रखते हैं। तो लगता था कि सुपर हीरो के कैसे दिखाते हैं कॉमिक्स में या फिर कहानियों में, सुपर हीरो दिखाते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो सब इस दिशा में जा रहे थे तो वो सही दिशा में उन्हें लेकर बढ़े, जिसे देखकर हजारों लाखों लोग आगे बढ़ सके। तो स्वामी जी की जो छवि थी मन में, वो उस सुपर हीरो की थी जो अंधकार में प्रकाश के रूप में खड़ा हो सके, जो एक पूरे राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में लग सके, जो पूरे विश्व को यह संदेश दे सके कि आप जिस दिशा में देखते हैं और आपको अंधियारा दिखता है, वहां प्रकाश पुंज पड़ा है जिससे आपके जीवन में शक्ति आएगी, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। तो इस प्रकार से स्वामी जी को मैंने देखा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने लव इंडिया का जो संदेश था स्वामी जी का, वो सबके सामने रखा। मैं जब छोटा था तो वो जो लव इंडिया का भाव था, मुझे स्वामी जी को पढ़कर हर दिन मन में भरता था। एक और विचार जो उसके आगे चलकर जो मन में आना शुरू हुआ जब मैं कम उम्र का था, तब एक उस समय हिंदी की पुस्तक आती थी, नया भारत गढ़ो करके। वो एक कंपाइलेशन थी, मैं उस समय छपरा में रहता था। तो नया भारत गढ़ो में लगभग 6-7 साल 8 साल का रहा होऊंगा, तो मैंने वो देखना शुरू किया। तो विचार आता था नया भारत कैसे गढ़ सकते हैं। तो जो दूसरी चीज मुझे स्वामी जी के बारे में समझ में आई, वो ये समझ में आई, बिल्ड योरसेल्फ टू बिल्ड इंडिया। हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में कोई भूखा ना सोए, हम चाहते हैं भारत में अस्पताल के बाहर किसी का देहांत ना हो जाए, हम चाहते हैं हर बच्चा स्कूल जाए, हम चाहते हैं राष्ट्र सशक्त हो, समाज में हर प्रकार की खुशहाली हो। परंतु ऐसा करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। और स्वामी जी ने इस बात को रखा कि हम 100 अच्छे लोगों को अगर तैयार करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं, हम राष्ट्र बदल सकते हैं। तो मेरी पहली प्रेरणा थी कि मैं उन 100 लोगों में एक तो होने का प्रयास करूं। तो जो भी करते थे मन लगाकर करते थे। आप सभी आज घर जाएं तो स्वामी जी की कोई ना कोई कही हुई बात को उठाएं, उस पर ध्यान करें, कोई ना कोई पुस्तक उठाएं, उसे अगले 2-4-5 दिन में पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो भारत से प्रेम की बात है, वो सिर्फ भारत से प्रेम पर नहीं रुक सकती। आपको नए भारत को गढ़ना होगा, आपको भारतीय समाज को सशक्त करना होगा, भारतीय नागरिक के जीवन में खुशहाली लानी होगी, आपको समाज का उत्थान करना होगा। परंतु इनमें से सारी चीजों को करने के लिए पहले आपको अपने आप को सशक्त बनाना होगा। और उस प्रकार से सशक्त होने के लिए आपको सक्षमता चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे प्रशासनिक सेवक बने, अच्छे अभियंता बने, अच्छे चिकित्सक बने, तो आपको अपने आप को उस हिसाब से सक्षम बनाना होगा। स्वामी जी जो भी लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें एकाग्रता की बात, ध्यान से रहने की बात, ये तो हमें घर में ऐसे बताई जाती थी जैसे कि स्वामी जी से मैं अभी बाहर मिलकर आया हूं और घर में आकर अगर गप कर रहा हूं तो स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। पिताजी कहते थे, यही तुम स्वामी जी की किताब पढ़ते हो, बैठकर घर में गप कर रहे हो, एकाग्रता खत्म हो जाएगी, तो फिर जब कल गणित के 4 सवाल बनाओगे तो ध्यान नहीं रहेगा। तो हमें एक तरह से ऐसा भाव दिया गया कि अगर तुम स्वामी जी को पढ़ते हो तो स्वामी जी को जीने का तो प्रयास करो। तो इस भाव के साथ मैं बड़ा हुआ। 12 वर्ष की आयु तक इस यात्रा में कभी स्कूल नहीं गया, औपचारिक रूप से किसी भी स्कूल में नाम नहीं लिखा हुआ था। जब 12 वर्ष का हुआ लगभग तो स्कूल जाना शुरू किया और पटना माता जी के साथ चलाया। हम 2 भाई 1 बहन पटना में रहते थे और जितने भी समय मैं गाँवों में रहा था, मैंने रोज समाचार पत्र हमें पढ़वाते थे माता पिता, तो हमने रोज समाचार पत्र पढ़ा था। उसमें कई प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ा था, कई ऐसे बच्चों की खबर आती थी कि किसी को पूरी स्कॉलरशिप मिली है दुनिया के किसी बड़े यूनिवर्सिटी से, कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता हुआ है। मैं इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था क्योंकि स्कूल में नामांकन नहीं था।
तो मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की जो मुझे लगता है पिछले कई वर्षों में मैंने कुछ हजार बार तो बता ही दी है देश में, कि मैं जो भी ऐसी किसी भी प्रकार की सूचना आती थी, ऐसा कोई भी समाचार आता था, तो उसे एक डायरी में लिख लेता था। कौन सी प्रतियोगिता है या कौन सी छात्रवृत्ति है, किसे मिलती है, किस महीने में मिली, क्या प्रक्रिया है, जो भी जानकारी समाचार पत्र से मिल सकती थी। ऐसा करते करते जब मैं स्कूल आया तो मेरे पास एक डायरी बन चुकी थी जिसमें सारे जो भी शैक्षणिक अवसर हैं, जो भी प्रतियोगिताएं हैं, छात्रवृत्तियां हैं, वो लिखी हुई थी। मैंने उन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। लगभग जब तक मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की तब तक 200 स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस यात्रा में जब मैं जाता था इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो मैं देखता था कि हमारे आपके उम्र के लोग भारत का वहां प्रतिनिधित्व करते थे। वहां पर चर्चाएं होती थी कि हम किस प्रकार से विश्व में जलवायु नियंत्रण करना चाहते हैं, हम किस प्रकार से विश्व में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना चाहते हैं, आधुनिक युग के युवा किस प्रकार का राष्ट्र देखना चाहते हैं, किस प्रकार का विश्व देखना चाहते हैं। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व करते थे, मैं वो देखता था, वो अक्सर किसी छोटे राज्य या छोटे गांव या छोटे शहर से आने वाले बच्चे नहीं होते थे। वे प्रतिभावान थे, परिश्रमी थे, परंतु वे ऐसे जगह से आते थे जो भारत के चुनिंदा 4 या 5 जो विद्यालय हैं वहां पर उन्हें जानकारी थी कि ऐसी चीजें होती हैं, तो उनका चयन होता था, वो आते थे। तो मन में एक विचार आना शुरू हुआ कि अगर हम सही में भारत का नेतृत्व करना चाहते हैं, अगर हम सही में चाहते हैं कि भारत विश्व का नेतृत्व कर सके, तो हमें उन लोगों को तैयार करना होगा जो समस्याओं के बीच जीते हैं, जो भारत के छोटे गांवों और शहरों से आते हैं, जिन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां देखी हैं और उन परेशानियों के बीच में उन्हें मन में बहुत विचार आया होगा, उनकी वेदना होगी, निजी वेदना होगी, समाज की वेदना समझ पाते होंगे। स्वामी जी राष्ट्रभक्ति की एक परिभाषा रखते हैं। उस परिभाषा की वो 3 शर्त रखते हैं। अगर आपको दूसरों के दर्द को देखकर दर्द होता है तो आप राष्ट्रभक्त हैं। अगर आप उस दर्द के निवारण के लिए किसी भी प्रकार की कोई युक्ति सोचते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं। और सिर्फ आप दर्द दूसरे की समझ रहे हैं और आपने कोई युक्ति सोची है, इसी पर रुक जाते हैं, तो आपकी देशभक्ति पूरी नहीं होती, आपकी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होती। आप उस युक्ति को लेकर, उस उपाय को लेकर जो काम करना शुरू करते हैं समाज के लिए, उस दर्द को हटाने के लिए, उस वेदना को हटाने के लिए, अगर सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी वो आप काम करते रहेंगे, तब आप देशभक्त हैं। मैं सोचता था किस प्रकार के देशभक्त हम भारत में तैयार करना चाहते हैं। अगर जिन लोगों ने सही में वेदनाएं सही हैं, जिन्होंने वेदनाएं देखी हैं, अगर हम उन्हें सक्षम नहीं बना पाए, तो फिर आने वाली पीढ़ी में एक बार फिर हम उसी प्रकार से काम करेंगे। कोई मैसाचुसेट्स का व्यक्ति होगा, वो महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र की परेशानी सुलझाएगा। कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति होगा, वो बिहार में जाकर, मुजफ्फरपुर में जाकर कोई परेशानी सुलझाएगा। पर हमारे पास एक दूसरा भी विकल्प है। विकल्प यह है, मुजफ्फरपुर में रहने वाला बच्चा, उसकी शिक्षा इतनी मजबूत हो, उसके विचार इतने दृढ़ हो, उसे समाज के प्रति वेदना, शिक्षा के प्रति जागरूकता, सक्षमता के प्रति एक प्रतिबद्धता इस प्रकार की हो कि वो वहाँ पर सेवक नेतृत्व के भाव से तैयार हो पाए। इस कारण लगभग 16 वर्ष की आयु में मैंने एक संगठन की शुरुआत की। संगठन का मुख्य लक्ष्य था कि हम भारत के लिए नेतृत्व की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर पाएं जो कि भारत के छोटे शहरों से आती हो, भारत के दूर दराज के गांवों से आती हो, जिसके नेतृत्व का निर्माण उसकी शिक्षा से हुआ हो। और यह काम पिछले 14 वर्षों से हम डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम की एक संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। डेक्सटेरिटी ने 2 चीज़ें चुनी। पहली जो चीज़ थी वह यह थी कि अधिकांश बच्चों को जानकारी ही नहीं होती है कि इस प्रकार की छात्रवृत्ति भी है, कोई कार्यशाला का आयोजन भी हो रहा है, कोई प्रतियोगिता होती भी है, तो इस कारण वो उसमें भाग नहीं ले पाते। तो हमने तय किया, अगर कोई भी शैक्षणिक अवसर ऐसा है जो कि हमारे किशोरों या युवाओं के लिए बना है, तो सबसे पहले उसकी जानकारी उस किशोर या युवा को होनी चाहिए जिसके लिए वो प्रतियोगिता निकली है, जिसके लिए वह स्कॉलरशिप आती है। फिर हमने दूसरी बात पर गौर किया। हमने बच्चों को गांवों में जाकर कहा है, छोटे शहरों में जाकर कहा है। कलाम साहब को देखो, कलाम साहब ने गरीबी के बावजूद बहुत कुछ किया। हमने उन्हें कहा है, सचिन तेंदुलकर को देखो, उन्होंने गुरु भक्ति को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर कितने आगे तक जाने का प्रयास किया। परंतु हम यह समझने में विफल रह जाते हैं
कि एक छोटे से बच्चे के लिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए जो गांव के कोने में रहती है, ये अरबों में एक उदाहरण है। उन्हें लगता है अरबों में एक व्यक्ति कलाम बनता है। संगठन में हमने इस बात पर विचार किया कि हमें स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करने होंगे। गांव की पहली बच्ची जो विश्वविद्यालय गई हो पूरी छात्रवृत्ति पर, गांव का पहला बच्चा जो कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीता हो, गांव के वो पहले बच्चे जिन्होंने स्वरोजगार शुरू किया हो। इस कारण हमने जो दूसरी पहल अपने संगठन के माध्यम से शुरू की वह यह था कि हम स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करेंगे। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से, भारत के छोटे शहरों से, गांवों से बच्चों को वहां से लेकर आएंगे, उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे, स्वामी जी का विचार भरेंगे उनके मन में और उन्हें कहेंगे कि राष्ट्र को सेवक नेतृत्व की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। एक पीढ़ी थी जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, स्वामी जी के विचारों से प्रेरित पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी थी स्वतंत्रता के पश्चात विक्रम साराभाई ने आकर के भारत की अंतरिक्ष परियोजना को तैयार किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़कर आए थे। वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल ने भारत की श्वेत क्रांति को शुरू किया, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। राष्ट्रपति कलाम और प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर सतीश धवन, ऐसे लोगों ने डीआरडीओ और इसरो को मजबूत किया। एमएस स्वामीनाथन जैसे लोगों ने हरित क्रांति को किया। इन सारे लोगों ने सिर्फ एक काम किया, अपने शिक्षा से सेवक नेतृत्व समाज को दे पाना। ई श्रीधरन को हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो तैयार किया, कोंकण रेलवे तैयार किया, पंबन ब्रिज जोड़ा। जब फोर्ब्स मैगजीन ई श्रीधरन का एक इंटरव्यू करने आई तो उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली मेट्रो तैयार किया है, ये फास्टेस्ट है, ये मोस्ट पंक्चुअल है, ये दुनिया के बेस्ट मेट्रोज में है। ई श्रीधरन स्वभाव से बिल्कुल सरल व्यक्ति हैं, परंतु उन्होंने रोक कर कहा नहीं नहीं, ये चीपेस्ट है। हम जब इसे बना रहे थे तो विचार यह था कि एक गरीब माँ अपने घर से निकले सब्जी की एक टोकरी लिए हुए, सबसे कम दाम में वो मेट्रो से दूसरी जगह जा पाए, वहाँ पर वो सब्जी बेच पाए और जो उसने कमाया है उसके एक बहुत छोटे अंश में वो वापस जाकर अपने बच्चे के साथ शाम को वापस जुट पाए। इसे कहते हैं उद्देश्य, इसे कहते हैं लक्ष्य, इसे कहते हैं दासस्य दासः की बात जो स्वामी विवेकानंद ने की कि हम शिक्षा से सक्षमता तैयार कर सकें और उस सक्षमता से हम सेवक नेतृत्व तैयार कर सकें। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि पिछले 14 साल में हमने जिन बच्चों को तैयार किया वो आज 113 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। और आप में से कुछ लोगों को मालूम है, मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने का सौभाग्य मिला। मैं हार्वर्ड इतिहास में वहाँ जो छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं, पहला भारतीय था जो छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तो मीडिया के साथी एक इंटरव्यू करना चाहते थे। उन्होंने इंटरव्यू में पूछा, और आप में से कुछ लोगों ने पहले से देखा हुआ है, मैं जिस कमरे में रहता था हार्वर्ड में, वहाँ पीछे स्वामी जी की एक तस्वीर होती थी। कौन बनेगा करोड़पति के शो में बहुत लोगों ने उसे देखा होगा। तो मीडिया वाले ने पूछा कि भाई हार्वर्ड में जाकर दुनिया भर से लोग आते हैं, आपने छात्र संघ चुनाव लड़ने का सोच लिया, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, ये शक्ति कहाँ से आई? मैं थोड़ा हटा और मैंने कहा ये यहीं से आई, मेरे पीछे स्वामी जी बचपन से हैं। मैं यह कहानी इसलिए कह रहा हूँ, मैं 2 छोटे बच्चों की कहानी कहकर आज की बात समाप्त करना चाहता हूँ जो मुझे रखनी है। दिसंबर के आसपास आपने देखा होगा, शायद कम लोगों ने देखा हो या ज़्यादा लोगों ने देखा हो, तिरुपुर नाम का एक जगह है तमिलनाडु में। वहाँ एक छोटे से किसान परिवार की बच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 4 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति पर उसका चयन हुआ। पूरे देश भर में समाचार पत्रों में, टेलीविज़न चैनलों पर वो आया। तो हमारे संगठन की बच्ची थी, लगभग 12-13 वर्ष की आयु में हमने उसे उठाया, उसे प्रशिक्षित किया, स्वामी जी के विचार दिए उसे। जितनी भी हमारा प्रशिक्षण बहुत कोई आसान नहीं है, हम उसे कहते हैं अर्ध सन्यासी अर्ध सैन्य परंपरा में हम पढ़ाते हैं। तो वहाँ वो ड्रामा नहीं होता। अगर 2 बजे कोई चीज़ शुरू होनी है तो वो 1:55 की जगह 1:56 में आ पाए तो फिर आप बाहर हो जाते हैं। हम कहते हैं 4 मिनट्स अर्ली इज़ 1 मिनट लेट। तो कोई भी चीज़ है 5 मिनट पहले आओ। तो उस प्रकार की ट्रेनिंग रहती है, उनका माइंडसेट वैसा फ्रेम होता है। तो उस बच्ची का मैंने बैठकर इंटरव्यू देखा। अच्छा, एक और चीज़ होता है, जब संगठन के बच्चे कोई उपलब्धि करते हैं तो आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं आकर के इंटरव्यू में बोल रहा हूँ या संगठन का कोई और व्यक्ति आकर बोल रहा है, वो बच्चा बोलेगा, उस पर भी मैं कुछ रखूंगा। पर मैं देख रहा था उस बच्ची का इंटरव्यू, लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। मैंने देखा
हार्वर्ड में मैंने अपने पीछे जो स्वामी जी की तस्वीर लगाई हुई थी, उसने अपने छोटे से घर में स्वामी जी की सेम तस्वीर प्रिंट करके लगाई हुई थी। अभी एक दो सप्ताह पहले मुझे लगता है देश में शायद ही कोई व्यक्ति इस खबर से अछूत रह गया हो। बिहार के एक छोटे से गांव में झोपड़ी में रहने वाला एक बच्चा, जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, 200 रुपए दिन का कमाते हैं, जब कमाते हैं तब, वो अभी अमेरिका पढ़ने जा रहा है 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पर, 4 साल की बैचलर्स डिग्री। तो संगठन का बच्चा है, लगभग 13-14 वर्ष की आयु का था तब आया था। उसके इंटरव्यू के लिए किसी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू दे देते साथ में तो अच्छा रहता। मैंने बोला क्यों? उन्होंने कहा कि भाई उसे हो सकता है जवाब देने में परेशानी हो। मैंने कहा जिससे अमेरिका का एक बड़ा विश्वविद्यालय 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दे सकता है, वो आपके बड़े टीवी चैनल के लिए 5 हिंदी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्या? तो दे सकता है। पर उसके जब इंटरव्यू शुरू हुए तो मैंने उसके एक इंटरव्यू में देखा कि कैमरा वाले किसी तरह उस झोपड़ी में घुसे। उस झोपड़ी में चौकी पे रखी हुई सिर्फ 3 किताबें थी, बाकी बैग में रही होंगी, और जो 3 किताबें थी वो स्वामी जी की किताबें थी। वो कम लोगों ने दिखाया। तो इस प्रकार से हम जिस बात को कर रहे हैं, मुझे लगा आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद पर अगर बात करनी है, और ये 1-2 जो अभी के उदाहरण है अगर मैं ना दूं तो ये अन्याय होता। प्रेम जो बच्चा अभी चुनकर जा रहा है, उसके पृष्ठभूमि को तो पूरा देश मुझे लगता है अब देख चुका है। वो क्या हुआ कि 2-4 दिन बाद, वो अभी खबरों में बना हुआ था, कुछ 20-20, 28-28 इंटरव्यू होते थे उसके हर दिन। इस बीच में हमारे संगठन की बैठक थी, तो छोटे बच्चों को बुलाते हैं, उनके जहाँ पर वो होते हैं वहाँ पे बैठक थी, तो उसे आना था, अनुशासित संगठन है। तो बेचारा गांव छोड़कर पटना आया। तो पटना में हम 5 बजे शाम को आना था, तो वो मीडिया वाले कोई उसका इंटरव्यू करना चाहते थे। उसने कहा नहीं 5 बजे मेरी बैठक है तो मुझे तो वहाँ जाना ही है। तो वो अपना निकल गया उस हिसाब से। तो पीछे पीछे 2 मीडिया वाले उसके गए। तो वो निकला गांव से और करते करते वो आ गया बैठक में। 5 बजे बैठक शुरू हुई। सारे बच्चे मिल रहे थे जो पटना के बच्चे थे, अलग अलग देश में अलग अलग जगह बच्चे हैं। करते करते 7 बजे हमें एक फ़ोन आया। फ़ोन यह आया कि प्रेम के गांव में यह खबर फैल गई है कि जो 3 बजे के आसपास मीडिया वाले आए थे, वो मीडिया वाले नहीं थे, वो किडनैपर्स थे। वो प्रेम को लेकर चले गए हैं और वो किडनैप हो गया है, 2 घंटे से गांव में नहीं दिख रहा है, और गांव वाले लाठी डंडा लेकर बाहर में गांव के बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा गायब हो गया। अब इसकी पुष्टि कैसे हो? तो 1-2 साल पहले पटना के ही एक और बच्चे को, संगठन का बच्चा है, वो स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा रहा था, उसके घर फ़ोन हुआ, पर वो परिवार तिरुपति गया हुआ था। तो उसके पड़ोसी को फ़ोन हुआ कि भाई वो जो 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी 1-2 साल पहले एक बच्चे को, वो सेफ है कि नहीं, कि हमारे गांव वाला तो किडनैप हो गया। तो खैर जब ये हमें फ़ोन आया करते करते हमने बोला नहीं वो तो यहाँ बैठा हुआ है। पर ये पिछले 14 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आई जब मैंने ये पूरा सुना, पर जाकर लगा ऐसे तो फिल्मों की कहानी लिखते हैं, ऐसे तो उपन्यास में कहानियों को लिखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। पर समझने का प्रयास कीजिए उस पूरे गांव के लिए उस स्थानीय प्रेरणा स्रोत का महत्व, और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ इंटरव्यूज़ तो अच्छे नहीं भी लगे। एक इंटरव्यूअर बाहर खड़े होकर उस बच्चे के झोपड़ी के कह रहे थे कि देखिए ये बच्चा इसमें ऐसे झोपड़ी में रहता है जिसमें आप और हम कभी नहीं जाएंगे। खैर उनका भाव अलग था, वो कुछ और समझाना चाहते थे। परंतु आप इन स्थानीय प्रेरणा स्रोतों का प्रभाव देखिए। परंतु मुख्यतः इन स्थानीय प्रेरणा स्रोतों के अंदर स्वामी जी की प्रेरणा का कमाल देखिए। वो जो आत्मश्रद्धा होती है, जो 2 चीज़ें स्वामी जी आपके जीवन में करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है श्री रामकृष्ण देव से, माँ शारदा से, स्वामी जी से। और आपसे प्रार्थना है कि आप पढ़ें स्वामी जी को, आप ध्यान करें, क्योंकि मुझे बस 2 चीज़ें कहनी है जो आप करने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी कष्ट से गुजरता है। कष्ट के समय भी आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो आत्मश्रद्धा है, आपकी जो सकारात्मकता है, वो स्वामी जी को पढ़ने से आएगी।
आप बलशाली बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आपको बाधाएं, विघ्न हिला नहीं पाएंगे। और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो हर एक व्यक्ति जो मजबूत है उसकी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है कि कोई और व्यक्ति जो कष्ट से गुजर रहा है उसके जीवन में आप चट्टान की तरह खड़े हो पाएं। और ये दोनों प्रेरणा, ये दोनों विचार, ये दोनों जीवन के मार्ग स्वामी जी को पढ़ने से निरंतर आते हैं, रोज आते हैं। और अगर उसे आपने जीवन का मार्ग बना लिया तो आप राष्ट्रपति कलाम से लेकर विक्रम साराभाई तक, वर्गीस कुरियन तक, त्रिभुवन दास पटेल तक, ई श्रीधरन तक ऐसे लोगों में सम्मिलित होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज कितना कहना पर्याप्त है।